नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एग्जाम टॉपर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मौर्य वंश से संबंधित कुछ 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आपके विगत वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और इसीलिए हमने इन्हें आज की क्लास में सम्मिलित किया है। ये जो 20 प्रश्न है जो आज हम हल करेंगे, इन 20 प्रश्नों के माध्यम से आने वाले एसएससी में जितने भी मौर्य काल से संबंधित प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को आप हल करने में सक्षम होंगे। चलिए इसी आशा के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर निम्नलिखित में से किसने निकाला था। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि किस शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर खदेड़ा था। पहला विकल्प है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा है अशोक और चौथा है बिंदुसार। इस प्रश्न का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यूनानियों को भारत से बाहर खदेड़ा गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसमें है 305 ईसा पूर्व के लगभग, आज से 305 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर उसे भारत से बाहर खदेड़ा था। सेल्यूकस निकेटर का उस समय भारत के उत्तर पश्चिम पर अधिकार था और सेल्यूकस निकेटर को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके क्षेत्र पर कब्जा किया था। तो इसका जो सही जवाब है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न का संदर्भ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए थे। ये 4 स्थान विकल्पों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल का अंतिम समय कहां व्यतीत किया था। पहला है काशी, दूसरा पाटलिपुत्र, उज्जैन और श्रवणबेलगोला। इन 4 स्थानों में से किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। इसका सही जवाब है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला आज के कर्नाटक में स्थित है। जो आज का कर्नाटक है उसमें श्रवणबेलगोला स्थित है। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग दिया था। संलेखना पद्धति जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और इस पद्धति की प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता कुछ खाता नहीं है। तो इसी पद्धति के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो जीवन था वह त्याग दिया था। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस और हैं जो बन सकते हैं और जो बनते हैं वो ये कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पद्धति के माध्यम से अपने प्राणों को त्यागा था। तो वह हो जाता है संलेखना पद्धति। इसमें एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित थे। तो वह हो जाता है जैन धर्म। या एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस गुरु से प्राप्त की थी। तो वह हो जाता है भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु नामक जैन भिक्षु से शिक्षा प्राप्त की थी या जैन गुरु से जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये और अन्य क्वेश्चन है जो इससे संबंधित बन सकते हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, विगत वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो प्रश्न हम आज करा रहे हैं इनके माध्यम से आप आने वाले जो मौर्य काल से संबंधित जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें सॉल्व करने में, उन्हें हल करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का संदर्भ है ये आपके सामने, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आया था। यहाँ 4 घटनाओं का जिक्र किया गया है जो विकल्पों के तौर पर आपको दी गई हैं। आपको इसमें से बताना है कि किस घटना के पश्चात राजा अशोक मौर्य ने अपने प्रशासनिक नीति में बदलाव किया था या अपनी प्रशासनिक नीति में परिवर्तन किया था। पहला है तीसरी बौद्ध संगति या तीसरी बौद्ध परिषद, इसे संगति भी कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगति या तीसरी बौद्ध परिषद, कलिंग युद्ध। तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म को अपनाना और चौथा ऑप्शन है मिशनरी को सिलोन भेजना। इन चारों में से बताना है कि किस घटना के पश्चात
अशोक मौर्य ने अपनी प्रशासनिक नीति में बदलाव लाया था। अच्छा, यहाँ ये जो सिलोन लिखा हुआ है इसका अर्थ है श्रीलंका। श्रीलंका को उस समय सिलोन कहा जाता था। और ये जो शब्द है मिशनरी, इसका अर्थ है कि कुछ 4 या 5 लोगों की, या 4-5 लोग या उससे ज्यादा, मतलब कुल मिला के एक ऐसा समूह जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है उसे मिशनरी कहते हैं। तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे उन्हें मिशनरी कहा जाता था। मतलब मिशनरी का एक तरह से अर्थ यह है कि एक ऐसा समूह जो अपने धर्म का, चाहे धर्म कोई सा भी हो, जय बौद्ध हो, जैन हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, उसका प्रचार प्रसार जो करता है उसे मिशनरी कहा जाता है। तो ये जो 4 घटनाएं आपको दी हैं, इन 4 घटनाओं में से आपको बताना है कि किस घटना के पश्चात अशोक की प्रशासनिक नीति में बदलाव आया था। तो इसका सही जवाब है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक मौर्य ने अपनी प्रशासनिक नीति में बदलाव लाया था। पर क्यों? कलिंग युद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। कलिंग युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। इस शिलालेख में जिक्र है कि सम्राट अशोक या अशोक मौर्य जब सिंहासन पर बैठे उसके 8 वर्षों के पश्चात उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने के क्रम में जब इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और उसे विजयी किया या उसे जीता, तब जो जनहानि हुई या जो हताहत हुए जो लोग या जो जितनी जनहानि हुई, जो खून खराब हुआ, उसे देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उसके पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति का प्रयोग किया। धम्म नीति थी कि किसी भी, मतलब जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उन्हें युद्ध के स्थान पर प्रेम से, या जो उनके साथ संबंध है उन्हें युद्ध के स्थान पर किसी और तरह से या प्रेम से, या अपना जो क्या कहते हैं प्रचार प्रसार या कुशल कार्य, या ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे कार्यों के माध्यम से जीतना, उसे कहते थे धम्म नीति। ये सब धम्म नीति के अंतर्गत आता था। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये आपके सामने, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, एक मिनट, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी है? ये 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि किस व्यक्ति को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। पहला विकल्प है राजा अशोक मौर्य, दूसरा है राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। इनमें से बताना है कि किसे देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। इसका सही जवाब है ए, राजा अशोक मौर्य। राजा अशोक मौर्य को देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी, इन नामों का जिक्र सम्राट अशोक के लिए उनके शिलालेखों में मिलता है। एक क्वेश्चन और जो यहाँ पूछे जा सकते हैं वो ये कि अशोक का वास्तविक नाम अशोक उनके किन शिलालेखों में मिलता है? जो अशोक का वास्तविक नाम है अशोक, यह किन शिलालेखों में या अशोक के किन शिलालेखों में प्राप्त होते हैं? तो उनमें से एक है मास्की, एक है गुर्जरा और एक है नेतूर। इन 3 अभिलेखों में भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अलावा एक है रुद्रदामन का जो अभिलेख है उसमें भी अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है, पर वह जो शिलालेख है वह अशोक द्वारा खुदवाया नहीं गया था। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और इस तरह के प्रश्न जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनके माध्यम से आप मौर्य काल से संबंधित जो भी प्रश्न एसएससी में आते हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शिला राजादेश, मतलब कौन सा शिलालेख जिस पर राज्यादेश खुदे हों, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ये आपके सामने 4 राज्यादेश दिए हैं। ये जो शिला राज्यादेश थे ये ऐसा था कि जो शिला या पत्थर था उस पर राज्य के आदेश खुदवा दिए जाते थे जिन्हें कहते थे शिला राज्यादेश। तो ये जो 4 दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि किस
पर इस बात का जिक्र है कि उन्होंने जो कलिंग युद्ध में हताहत हुए थे उनके पश्चात युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। पहला है मास्की राजादेश, दूसरा है शिला राजादेश 13 यानी कि 13, शिला राजादेश 11, शिला राजादेश 10। इसका सही जवाब है शिला राजादेश 13। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जो 13वां शिलालेख था, इससे कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इससे यह भी प्राप्त होता है कि अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और उसके स्थान पर धम्म नीति को अपना लिया। इसी शिलालेख से यह भी प्राप्त होता है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? इंडिका, सॉरी, ये जो पुस्तक है इंडिका, ये निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ये 4 राइटर्स दिए गए हैं आपके सामने। इन 4 राइटर्स में से आपको बताना है कि किसके द्वारा इंडिका नाम की पुस्तक लिखी गई थी। पहला है इत सिंह, दूसरा मेगस्थनीज, फायान, हुएनसांग। इसका सही जवाब है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो मेगस्थनीज था ये यूनान का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित था। इसकी पुस्तक इंडिका, इसकी जो पुस्तक है जो इन्होंने लिखी थी इंडिका, इससे मौर्य काल के समाज और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इससे मिलती है जानकारी जो मौर्य समाज था उस समय, या मौर्य का जो शासन था उसके समय समाज और उसके प्रशासन की, जो मौर्य शासन है उसके समाज और प्रशासन की जानकारी हमें इंडिका से प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यह आपके सामने, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? जो मौर्य दरबार था उसमें ग्रीस का राजदूत निम्नलिखित में से कौन था? ये 4 आपके सामने नाम दिए गए हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ग्रीक राजदूत मौर्य दरबार में उपस्थित था। जस्टिन, मेगस्थनीज, प्लेटो और अरस्तु। इसका सही जवाब है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित था। यह यूनानी राजदूत था। इसकी पुस्तक इंडिका, इसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि इससे मौर्य काल का जो प्रशासन है और उस समय जो समाज की दशा थी, समाज का जो उत्थान था, उसके बारे में पता चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 ये आपके सामने ये रहा, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ये जो प्रश्न हम आपके लिए करा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्हें नोट करते रहिएगा जिससे कि आने वाले टाइम में जब आप पेपर देने जाएं तो उससे 1 या 2 दिन पहले आप एक बार रिवाइज कर सके, जल्दी से रिवाइज कर सकें। और इन जो 20 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से आप जो भी एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं, मौर्य काल से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप हल कर पाएंगे। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? ये 4 नाम दिए गए हैं, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त और बृहदत्त। इन 4 में से किस से अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी? इसका सही जवाब है उपगुप्त। उपगुप्त द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए अन्य विकल्पों के बारे में जान लेते हैं। अन्य विकल्पों में है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के अन्य नाम थे कौटिल्य। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जैसे कौटिल्य या चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य या चाणक्य। इनका जो दूसरा नाम था वह था विष्णुगुप्त। उपगुप्त जिससे अशोक ने शिक्षा प्राप्त की थी, और बृहदत्त यह मौर्य साम्राज्य का या मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये जो बृहदत्त था यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यह आपकी स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ये आपके सामने विकल्पों के रूप में 4 विद्या केंद्र दिए गए हैं और आपको बताना है इन 4 विद्या केंद्रों में से किस केंद्र से गुरु चाणक्य संबंधित थे। तो इसका सही जवाब है तक्षशिला।
ये जो तक्षशिला है इससे गुरु चाणक्य संबंधित थे। तक्षशिला में गुरु चाणक्य आचार्य के पद पर स्थापित थे। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। इन प्रश्नों को आपने नोट किया होगा जिससे कि आप रिवीजन बाद में रिवीजन करने में जिससे आपको आसानी हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? वह तिथि पूछी है जिस तिथि में कलिंग युद्ध हुआ था। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 261 बीसी, 263 बीसी, 232 बीसी और 240 बीसी। इसमें से किस तिथि को कलिंग युद्ध हुआ था यह पूछा गया है। इसका सही जवाब है 261 बीसी। जो अशोक के 13वें जो शिलालेख है उसमें जो 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र मिलता है और इसमें जिक्र मिलता है कि अशोक ने सिंहासन पर बैठने के 8 वर्ष के पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक मौर्य 269 ईसा पूर्व के लगभग राजगद्दी पर बैठे थे और इसके 8 वर्ष पश्चात यानी कि 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व को इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब है ए 261 बीसी। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि जो ईसाई धर्म में है, जो ईसा मसीह हैं, उनके जब उनका जो मृत्यु है उसे शून्य मानकर उसके आगे को बोलते हैं बीई और उससे पहले बोलते हैं बीसी। बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट। तो बीसी का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, एक मिनट, ये आपके सामने ये रहा। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां उत्पन्न हुई थी? एक बार फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां उत्पन्न हुई थी? मतलब ये पूछ रहे हैं कि जो बिंदुसार के शासन काल के टाइम विद्रोह कहां हुआ था। ये जो अशांति है इसका अर्थ है कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार के समय पर विद्रोह कहां हुआ था। ये 4 स्थान बताए गए हैं। इन 4 स्थान में से किस स्थान पर बिंदुसार के समय पर विद्रोह हुआ था? पहला है उज्जैनी, दूसरा है पुष्प कलावती, तीसरा है तक्षशिला और चौथा है राजगृह। इसका सही जवाब है तक्षशिला। बिंदुसार के समय तक्षशिला पे विद्रोह हुआ था जिसे दबाने के लिए सबसे पहले सुसीम को और उसके पश्चात अशोक को भेजा गया था। अशोक ने इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की थी और साथ ही वहां के लोगों को प्रशासन में यकीन दिलाने में भी, प्रशासन में विश्वास करने में भी सफल हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य काल के दौरान ये रहा, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा है? ये 4 शिक्षा के केंद्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 4 में से कौन सा जो शिक्षा केंद्र है या जो प्रसिद्ध केंद्र है वह मौर्य काल में उपस्थित था। पहला विक्रमशिला, दूसरा बल्लभी, तीसरा नालंदा और चौथा तक्षशिला। इसका सही जवाब है तक्षशिला। तक्षशिला उस मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी विगत वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में सम्मिलित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का संदर्भ है अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ये 4 शासक आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन 4 शासकों में से किस शासक के समकालीन अर्थशास्त्र के लेखक थे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिनके अन्य नाम थे कौटिल्य या विष्णुगुप्त। 2 नामों से भी इन्हें जाना जाता था। ये जो चाणक्य हैं ये चंद्रगुप्त के गुरु थे, चंद्रगुप्त के गुरु थे। तो ये जो अर्थशास्त्र के लेखक हुए ये उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इसका जो सही जवाब है वह है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? आपको बताना है कि जो अशोक मौर्य ने अपने शिलालेख खुदवाए थे वो किस लिपि में खुदवाए हैं। ये 4 लिपियां दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है
कि किस लिपि में अशोक मौर्य ने अपने शिलालेख खुदवाए थे। पहला है मगधी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है पाली और चौथा है देवनागरी लिपि। इन चार में से बताना है कि किस लिपि में अशोक मौर्य ने अपने शिलालेख खुदवाए थे। इसका सही जवाब है ब्राह्मी। अशोक ने ब्राह्मी लिपि में शिलालेख खुदवाए थे और इसके अलावा भी अरामेक, खरोष्ठी और ग्रीक, इन भाषाओं में भी अशोक ने अपने शिलालेख खुदवाए थे। मतलब जहां जिसकी संख्या जहां भी उनके प्रशासन में जहां भी जिस जनता की संख्या अधिक थी या जो जनता जिस भाषा को अधिक बोलती थी या जिस लिपि को अधिक लिखती थी उसके शिलालेख उन्होंने वहां खुदवाए हैं। जैसे जहां ब्राह्मी लिपि बोली जाती थी वहां ब्राह्मी, जहां आरामिक बोली जाती थी वहां आरामिक, उत्तर पश्चिम में ग्रीक और खरोष्ठी, इन अलग अलग लिपियों में अशोक ने अपने शिलालेख खुदवाए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगले प्रश्न का जो संदर्भ है वह यह है अगला प्रश्न, निम्न में से किसने और कब एक व्यक्ति और तिथि, किस व्यक्ति ने और किस तिथि को पहली बार अशोक शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। कहने का मतलब है कि किसने और कब सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। पहला है 1810 हैरी स्मिथ ने, दूसरा 1787 जॉन टावर ने, तीसरा 1825 चार्ल्स मेटकाफ ने और डी 1837 जेम्स प्रिंसिप ने। इन चारों में से किसने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। इसका सही जवाब है जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में सबसे पहले अशोक मौर्य के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। पहला है अशोक, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या कनिष्क। इसका सही जवाब है अशोक। अशोक ने भारत में शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक ने ही भारत में शिलालेखों पर राज्यादेश खुदवाने का जो प्रारंभ है, जो प्रचलन है वह प्रारंभ किया था अशोक। इसके अन्य जो विकल्प हैं उनके बारे में जान लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन्होंने यूनानियों को भारत से बाहर खदेड़ा था। इन्होंने ही जो यूनानी सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, उन्हें हराया था। अगला विकल्प है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। स्थान था राजगृह और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ये जो कनिष्क हैं इनके समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति हुई थी और यह इस संगति का स्थान था कुंडलवन, जो कश्मीर में स्थित है, और इसकी अध्यक्षता की थी, इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी वसुमित्र ने। हाँ, अशोक के बारे में एक चीज और की, जो तीसरी बौद्ध संगति थी, तृतीय बौद्ध संगति, ये अशोक के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी मोगलीपुत्र द्वारा। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगति हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। हमने चौथी बौद्ध संगति के बारे में जान लिया, तीसरी बौद्ध संगति के बारे में जान लिया और पहली बौद्ध संगति के बारे में जान लिया। अब बचती है दूसरी बौद्ध संगति।
जो दूसरी बौद्ध संगति थी यह हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। इस बौद्ध संगति का स्थान था वैशाली और इसकी अध्यक्षता की थी शुभकामी। शुभकामी, कई पुस्तकों में आपको सर्वकामी भी मिल जाएगा। तो शुभकामी और सर्वकामी दोनों एक ही व्यक्ति थे। चलिए, हम उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, या अगले प्रश्न का संदर्भ है मौर्य वंश के शासन के दौरान, जो मौर्य वंश का जो शासन था उसके दौरान स्थानिक कौन था। इन चारों में से बताना है कि किसे स्थानिक कहा जाता था। मौर्य वंश के समय इन चार में से किसे स्थानिक कहा जाता था। पहला है जिला प्रशासक, दूसरा प्रांतीय प्रशासक, तीसरा ग्राम प्रशासक और चौथा नगर प्रशासक। इसका सही जवाब है जिला प्रशासक। जिला प्रशासक को मौर्य काल में स्थानिक भी कहा जाता है। जैसे आज का जो जिला प्रशासक है उसे बोलते हैं कलेक्टर, डीएम। उस समय के जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आपको बताना है कि अशोक का जो राजतंत्र था, जो अशोक के समय जो प्रशासन था, उसकी जो क्या कहते हैं उसे, जो संरचना थी वो कैसी थी, किस संरचना पर जो उनका राजतंत्र था वह टिका हुआ था। पहला प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, दूसरा केंद्रीकृत एकाधिपत्य और तीसरा प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन और चौथा है निर्देशित लोकतंत्र। इनमें से कौन सी वो संरचना है जिस पर मौर्य प्रशासन रिलाई करता था, या मौर्य प्रशासन में कौन सी संरचना प्रचलित थी। इसका सही जवाब है केंद्रीकृत एकाधिपत्य। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पूरा प्रशासन पाटलिपुत्र से संचालित, पूरा प्रशासन जो है वो जो मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र से संचालित हुआ होता था। जैसे ऐसा मान लो कि उस समय के पाटलिपुत्र के अलावा जो अन्य उसके खंड थे या जो अन्य राज्य थे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जो भी पाटलिपुत्र कहता उन्हें वो करना पड़ता था। जो भी आदेश निकलते, जो भी राज्यादेश होते, वो सिर्फ पाटलिपुत्र से होते थे। कहने का मतलब ये है पाटलिपुत्र सबसे ऊपर और इससे जो अन्य जो इसके खंड है वो संचालित होते, जैसे और खंड है 7 या 8 जितने खंडों में भी विभाजित था, वो सारे खंड पाटलिपुत्र से संचालित होते थे। इसे बोलते थे केंद्रीकृत एकाधिपत्य। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुई थी। बौद्ध संगति कहें या फिर तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किन शासकों के शासनकाल में हुई थी। ये 4 शासक दिए गए हैं और इन 4 शासकों में से बताना है किसने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। पहला है अशोक मौर्य, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है बिंदुसार और चौथा है कनिष्क। इन 4 में से बताना है आपको कि किसने तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। इसका सही जवाब है अशोक मौर्य। और ये जो कनिष्क हैं इन्होंने चौथी बौद्ध संगति को बुलाया था। चलिए इस श्रृंखला का सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये 20 प्रश्न इस क्वेश्चन के साथ पूरे हो जाएंगे। अंतिम प्रश्न है मौर्य शासन के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। ये 4 वंश आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन 4 वंशों में से किस वंश ने मौर्य साम्राज्य के तत्काल बाद शासन मगध पर किया था। पहला है सातवाहन, दूसरा शुंग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा कर्ण वंश। इन 4 वंशों में से किस वंश ने मौर्य शासन के तुरंत पश्चात या मौर्य वंश के तुरंत पश्चात मगध पर शासन किया था। इसका सही जवाब है शुंग वंश। शुंग वंश ने मौर्य वंश के बाद तत्काल शासन किया था। कहने का अर्थ यह है कि जो मौर्य वंश है इसका जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मगध के राज सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया।
उम्मीद करता हूं आज के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इन 20 प्रश्नों के माध्यम से एसएससी में आने वाले मौर्य काल से संबंधित सारे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह आगे आने वाले समय में हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और भी बेहतरीन और भी उम्दा श्रृंखलाएं जो प्रश्नों की हैं, प्रीवियस ईयर या विगत वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।